मिश्रा ख्वाहिश फाउंडेशन के परवाज़ हौसलों के प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में इंटेलेक्चुअली चैलेंज एडल्ट्स के पेरेंट्स से उनकी फैमिली के साथ आपको मिलवाने ले चलते हैं, जहाँ पर उनके जीवन के संघर्षों के विषय में और उनकी एबिलिटीज़ के बारे में, कितना मैक्सिमम उन्होंने गेन किया लाइफ में, उसके बारे में, और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और क्या-क्या चेंजेस हमें सोसाइटी में लाने की ज़रूरत है, किस तरह सोसाइटी उनके साथ जुड़ सकती है, किस तरह से हम बीइंग अ सोसाइटी उनके साथ जुड़कर, उनकी ज़रूरतों के साथ जुड़कर उनको सहयोग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं ताकि हम भी इंसान कहलाने के काबिल बने। तो आइए, आज एक कोट पढ़ रही थी, मेरे सामने वो आया, ये है सुसान बोयले जी, जो कि डाउन सिंड्रोम है और बहुत ही फेमस सिंगर हैं। तो ये कहती हैं कि आई वाज स्लाइटली ब्रेन डैमेज्ड एट बर्थ एंड आई वांट पीपल लाइक मी टू सी दैट they shouldn't let a disability get in the way. I want to raise awareness. I want to turn my disability into ability. तो ये सुसान बोयले का बिल्कुल सच्चा स्टेटमेंट है। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम करके अपनी एबिलिटी को प्रूव किया है। तो ये तभी हो पाया जहां पर उनको उनकी फैमिली का सपोर्ट मिला, और कहीं ना कहीं उन्होंने जब अपनी जगह बनाई तो सोसाइटी का भी सपोर्ट मिला। तो आइए, हम और आप मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हम इस प्रोग्राम को देखेंगे और अपने साथ साथ बहुत जगह, दूर दूर तक इस प्रोग्राम को, इस एपिसोड को पहुंचाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हकीकत से रूबरू होकर उनके अंदर कुछ संवेदना जागृत हो, सेंसिटिविटी डेवलप हो, और वो अपना कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो नजरिया ही बदले। तो आइए, आज आपको मिलवाने लिए चलती हूँ कानपुर से भारत के परिवार से। आपकी माँ डॉक्टर दीप्ति तिवारी जी आज हमारे बीच आ रही हैं, और उनकी बहन भाव्या भी। तो आइए, चलते हैं कानपुर। नमस्कार डॉक्टर दीप्ति तिवारी जी, आपका ख्वाहिश फाउंडेशन के परवाज़ हौसलों के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अलका मिश्रा ख्वाहिश फाउंडेशन परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हमने यहाँ पर आपकी जर्नी को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। आपके बेटे हैं जिनका नाम है भरत, जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज हैं, और जब वो आपके घर में आए, जब उनकी एंट्री हुई आपके घर में, उनके जन्म से लेकर आज वो कितने साल के हो गए हैं? जी 22 साल की इस समय। हाँ जी, तो वो 22 साल की जो आपकी यात्रा है पूरी उनके साथ, जन्म से लेके, हालांकि आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, बहुत जहन पे कई बारी लगेगा कि जोर पड़ रहा है, पुरानी हो सकता है बहुत सारी पीड़ाएं दबी हुई होंगी अंदर, जो आपको निकालने के लिए थोड़ा सा डालना पड़ेगा। लेकिन हालांकि मैं जानती हूँ कि आप एक मेडिटेटर हैं, आप मेडिटेशन करती हैं और रेकी की हीलिंग भी करती हैं, तो डेफिनेटली आप अपलिफ्ट हो चुकी हैं और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो आपको शायद उतना दर्द नहीं होगा। तो इसलिए बिना दर्द के आप अपनी यात्रा को हमारे साथ साझा कर सकेंगी। तो मैं चाहूंगी कि अब आप बताएं और मैं सुनूं कि कैसी रही आपकी ये यात्रा भरत के जन्म से लेकर आज तक। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूं सबके साथ में। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी पीड़ाएं एसोसिएटेड होती हैं। एक भरत मेरा पहला बच्चा था, और कोई भी नई लड़की, उस समय में बहुत लड़की ही थी, अपने आप को लड़की ही समझूंगी, तो उस समय बहुत सारे अरमान होते हैं जिंदगी के साथ में, बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं जीवन से। तो
उस स्टेट में, उस स्टेज, लाइफ की उस स्टेज में अगर इस तरह का सेटबैक मिलता है तो तकलीफ तो बहुत होती है। बेशक। मगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे जिस तरह की अपब्रिंगिंग दी थी, शायद उसका नतीजा है कि मैंने कभी किसी चीज को अपने प्रोग्रेस में आड़े नहीं आने दिया, और हर हर परिस्थिति को दुखी होकर थक के बैठ जाने के जगह पर उसको एक समस्या समझ के उसका समाधान ढूंढ के आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, वही नजरिया लेकर हम हमेशा चले हैं। तो वैसे ही रहा 22 साल का सफर। बहुत सारी चुनौतियां आई, मगर ऐसा कहीं पर रुकने का नहीं हुआ, चलते ही रहे धीमे धीमे धीमे। और जिस कंडीशन में था बच्चा मेरा शुरू में और आज जिस कंडीशन में है, दोनों में बहुत फर्क है। तो सबसे अच्छा। पहले शुरुआत जी। से शुरू करती जी हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अ, जब उनका जी। जन्म हुआ तो तो आपके आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी उस मतलब क्या आपको तुरंत पता लग गया कि आपके बेटे में कोई प्रॉब्लम है, या यही सब हम नहीं, जानना मुझे, चाहेंगे। हाँ, मेरी प्रेगनेंसी काफी डिफिकल्ट रही थी। और कई बार ऐसा एपिसोड हुआ था कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहे हैं बच्चे के, और इस तरह की प्रॉब्लम्स रही थी मुझे। मगर जब ये पैदा हुआ था उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, और उस समय जो चेकअप हुआ, मेडिकल चेकअप भी जैसे होता ही है बच्चे का, तो बिल्कुल नॉर्मल था। 6 महीने तक बिल्कुल ही नॉर्मल था, किसी तरह की कोई भी दिक्कत हमको फेस नहीं करनी पड़ी थी। उसके बाद बल्कि सिटिंग भी इसकी बिल्कुल 6 मंथ्स पे जैसे होती है हर नॉर्मल बच्चे की, तो वैसे ही हो गई थी इनकी। उसके बाद धीमे धीमे हमको ये लगने लगा कि कहीं कुछ दिक्कत है, जैसे कि बच्चा मेरा बहुत रिएक्ट नहीं करता था, अपने ही आप में गुम रहता था। मतलब अपने जैसे हाथ को देख रहा है तो वो अपने हाथ को ही देखता रहता था, अपने पैर चला रहा है तो वो अपने पैरों को, जैसे छोटे बच्चे पैर चलाते हैं लेट के, तो पैर चलाता था, अपने पैरों को देखता रहता था। तो थोड़ा अजीब लगता था। और उसके बाद फिर धीमे धीमे मोटर माइलस्टोन्स इसके पिछड़ने लगे। अ, और फिर 8-9 महीने, 10 महीने का जब ये हुआ तो मुझे कुछ एहसास ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉब्लम है इस बच्चे में। हालांकि जब भी हम घर में कहते थे कि अ, दिक्कत है इसको, कुछ तो दिक्कत है, तो हमारे घर वाले कोई सुनते नहीं थे। सबका ये कहना था कि अरे घर में और कोई बच्चा नहीं है, अकेला है ये, इस वजह से ऐसे हो रहा है, और तुम ज्यादा सोचती हो इसलिए ऐसा हो रहा है, और तुमको तो हर चीज में कमी ढूंढने की आदत है इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। इस तरह से करके मेरी बात को हर समय, हर बार खारिज कर दिया गया। मगर दिक्कत तो थी। और फिर 1.5 पौने 2 साल, 1.5 साल पे जब ये चलना इसने स्टार्ट नहीं किया, तब हमने डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया। उसके पहले तो हम अपने ही में सोचते रहते थे। हालांकि हम खुद भी डॉक्टर थे, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर थे, मगर अपने स्तर पे हम लोग कुछ ऐसा नहीं समझ पाए कि क्या दिक्कत हो सकती है इस बच्चे को। जी जी। फिर डॉक्टर्स के भी, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया, पीडियाट्रिशियन को दिखाया, कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद ऐसे करते करते ये 3 साल के हो गए, इनको हमने स्कूल में डाला, नॉर्मल स्कूल में ऑफ कोर्स डाला। और वहां पर इंटेलेक्चुअली तब तक बहुत सही था, और वो एंट्रेंस टेस्ट वेस्ट दे के उसमें क्लियर करके इसका सिलेक्शन हुआ था और ये अरे स्कूल वाह। जाने लगा। फिर हाँ, फिर उसके स्कूल से फिर हमें कंटिन्यूअस कंप्लेंट्स किए, और बच्चों के साथ में एडजस्ट नहीं करता है, क्लास में जो टीचर पढ़ाती है उस पर ध्यान नहीं देता है, और रोता बहुत ज्यादा था। सीढ़ियों से जब ये उतरना होता था तो नहीं उतर पाता था, दौड़ भाग जो बच्चे करते थे उसके साथ में, या जैसे झूले पे चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, ये सब नहीं कर पाता था। तो अ, परेशान मैं फिर भी होती थी, परेशान घर वालों को फिर करती थी, मगर बहुत कोऑपरेशन घर की तरफ से नहीं इतना मिला। तो परेशानी में मैंने इस बच्चे को थोड़ा सा फोर्स करना शुरू किया। मुझे लगा कि बदमाशी शायद करता है, नहीं कर रहा है, जैसे कि हर माँ शायद सोचती है जी कि हाँ। बच्चा बदमाशी कर रहा है इसलिए करना नहीं चाहता है इसलिए नहीं कर रहा है। तो मैंने फोर्स किया। उस फोर्स करने से का नतीजा ये हुआ कि इनको फिट्स पड़ने लगे। ये 3.25 साल के थे जब इनको फिट्स पड़ने लगे थे। और
उसके बाद जब वो भी हमको शुरू में नहीं समझ में आया, शुरू में बहुत हल्के हल्के केवल फेस पे ट्विचिंग होती थी, वो हमको नहीं समझ में आया कि ये फिट्स है। एक डॉक्टर होने के बावजूद भी नहीं समझ पाए हम कि ये फिट्स हैं। तो फिर जब फ्रैंक फिट्स आने लगे, पूरी बॉडी में फिट्स आने लगे, तब हमको समझ में आया। फिर हमने इनकी टेस्टिंग कराई, फिर डायग्नोसिस बनी, फिर डॉक्टरों के चक्कर, फिर वो सब हुआ। तो उसके बाद धीमे 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 शुरू में काफी इनकी कंडीशन खराब हुई, बहुत फिट्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे, बहुत सब तरह की दवाएं करी गई, मगर कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। और चलता रहा, घर ही में रहते थे, ये भी घर में रहते थे, मैंने भी अपना काम वाम छोड़ दिया था, अच्छा, मैं भी मतलब घर ही में स्कूल रहती थी। बंद हो गया इनका? हाँ, फिट्स मतलब दिन में इनको समझिए कि 15 से 20 अटैक्स पड़ते थे, तो ओ उस माय कंडीशन गॉड। में हम स्कूल भेजने का तो कोई नहीं नहीं नहीं। सवाल ही नहीं था। किसी तरह से थोड़ा बहुत कोशिश भी करते थे, तो उसका क्योंकि इतनी हैवी मेडिकेशंस पे था, तो कोई उसका फायदा नहीं था, तो जी। टोटली घर पे ही रह रहा था। फिर एक स्टेज आई जब हम भी घर में रह रह के बहुत परेशान हो चुके थे, और बच्चा भी घर में रह रह के बहुत परेशान हो चुका था। तो मैंने सोचा कि इसकी कुछ कहीं कुछ तो आउटिंग होनी चाहिए, कुछ इसकी थेरेपी स्टार्ट होनी चाहिए, क्या किया जाए। तो जो भी उस समय एक दो स्कूल्स थे यहाँ पर, वो एक्सप्लोर किए, वहां पर ये सेट नहीं हुए। और वो दूसरा जहन में स्पेशल हमेशा ये, तो वो स्पेशल स्कूल थे जहां पर आपने? जी स्पेशल, जी स्पेशल स्कूल थे। और बेसिकली हम थेरेपी, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी के लिए जाना चाहते थे, बट ये सेटल नहीं हुए वहां ये पर किस ईयर उन की बात सेंटर्स पे। है दीप्ति जी? ये 2006 की बात है। 2005 एक्चुअली, हाँ, बीच में एक ये था कि मैंने निमहांस में अपने बच्चे को दिखाया, तो वहां जी। पर उन लोगों ने कहा कि बहुत गुंजाइश इस बच्चे में इम्प्रूवमेंट की नहीं है। और ये उन्होंने मुझे प्रेस्क्रिप्शन में लिख कर दिया कि सिबलिंग होना इस बच्चे का बहुत जरूरी है, साथ में दोनों बच्चे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है कि एक नॉर्मल बच्चा हो घर में, ताकि सिर्फ ये जो दुख और तकलीफ का जो ये चक्रव्यूह है, इससे बाहर निकल के भी हम अपनी जिंदगी को जी पाए थोड़ा सा। जी। तो 2005 में मेरी बेटी हुई, और उसके आने के बाद से डेफिनेटली चीजें बहुत इम्प्रूव करी। और 2006 में मैंने बच्चे को स्कूल में डालने की कोशिश करी, मगर नहीं सेटल हुआ। और जहन में हाँ ये रहता था कि मैं एक डॉक्टर, मेरी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली थी, फिर भी मैं जब नहीं बच्चे के साथ में सारे जस्टिस कर पाई, तो जिन लोगों के घर में उतना ज्ञान नहीं है, उतना एक्सपोजर नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है, वो लोग कैसे कोप अप करते होंगे इस तरह की प्रॉब्लम से। जी। तो ये दोनों ही चीजें, एक बच्चे का स्कूल में एडजस्ट ना होना, और दूसरा ये मेरे जो बैकग्राउंड में थॉट चलता था, इन दोनों का नतीजा ये हुआ कि 2007 में मैंने एक स्कूल स्टार्ट किया, संकल्प स्पेशल स्कूल करके। बहुत सारे लोगों का साथ मिला, बहुत सारे लोगों की गाइडेंस मिली, वरना मुझे तो कोई ज्ञान नहीं था इस फील्ड में। पर ये था कि अगेन मैं कहूंगी, मेरे पेरेंट्स ने मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छी डाली थी, और एक एक वैल्यू ये भी थी कि जहाँ चाहा वहां रहा। बेशक। तो बेशक। बस रास्ता खोज लिया, और चाहत थी ही दिल में, तो बस चलते गए। तो तब से चल रहा है स्कूल निरंतर। काम कर रहे हैं हम लोग बच्चों के साथ में, और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स के साथ में इस बीच में वर्क किया है। और शायद उन लोगों की दुआओं का नतीजा है, या भगवान की कृपा है कि बच्चा मेरा इस समय बहुत बेहतर स्थिति में है। और बीच में एक चीज और कहना चाहूंगी कि जो इसके फिट्स थे, उसके लिए जब हमारी तरफ से जितने भी एलोपैथी ट्रीटमेंट था वो एग्जॉस्ट हो चुका था। होम्योपैथी ट्रीटमेंट ट्राई किया, वो इनको सूट नहीं किया। जितनी बार हम देते थे उतनी बार फिट्स और बढ़ जाते थे इनके। और होम्योपैथी वाले कहते हैं कि एक बार वो बढ़ता है, बढ़ाते उसके हैं, बाद कम बिल्कुल। होता है जी। ना। मगर तो जब वो बढ़ाना।
मेडिकली जब उसको हम लोग स्टेटस एपिलेप्टिकस की कंडीशन बोलते हैं, उसमें जब अगर बच्चा नीला पड़ने लगे तो हम कैसे एक्सेप्ट करें कि हम उस कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं, तो हम दवा स्टॉप कर देते थे। आयुर्वेद भी ट्राई किया, मगर उससे भी रिस्पांस नहीं मिला, बल्कि कुछ साइड इफेक्ट्स और हो गए थे इनके। तो फिर मुझे किसी ने एनर्जी हीलिंग के बारे में बताया, रेकी के बारे में बताया, प्राणिक हीलिंग के बारे में बताया, कार्मिक हीलिंग, सोल हीलिंग, ये सब प्रोसेस पता चले, और मैं फिर इन सिस्टम्स के साथ में जुड़ी। तो कार्मिक हीलिंग के साथ में मुझे बहुत सारा फायदा हुआ। प्राणिक हीलिंग से भी बहुत फायदा हुआ था, मगर एक स्टेज आई जब प्राणिक हीलिंग से भी और प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, तब फिर कार्मिक हीलिंग की तरफ हम गए। कार्मिक हीलिंग से बहुत ज्यादा डिफरेंस आया, और जो फिट्स दिन में 15-20 अटैक्स पड़ते थे, उससे अब ये है कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन में 1-2 अटैक्स पड़ते हैं, बाकी समय हमारा बच्चा सही रहता है। तो अब आज की स्थिति ये है कि डिपेंडेंट ये अभी भी है हमारे ऊपर। कुछ उतनी ट्रेनिंग नहीं हो पाई फिट्स की वजह से, उतनी थेरेपीज वगैरह हम नहीं दे पाए, मानते हैं, मगर ठीक है, जो चीज प्राइमरी है वो प्राइमरी है। तबीयत ठीक रखना तो जरूरी था। नहीं, और फिर दीप्ति जी मैंने कुछ ये मतलब ये भी सुना है कि जब फिट्स होते हैं तो आप उसने जितनी लर्निंग की होती है वो फिर वापस चले जाती है पीछे, तो शायद इसलिए भी थोड़ा मुश्किल रहा होगा। हाँ, जी। वो भी होता है, और ये भी है कि हम उस कंडीशन में बच्चे को किसी भी तरह की का लोड नहीं दे नहीं सकते हैं। दे हम सकते। कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेस उस बच्चे को नहीं दे सकते हैं, और बिना स्ट्रेस के कोई लर्निंग होती नहीं है। नहीं हो। वो चाहे हमारी हो, चाहे आपकी हो, चाहे बच्चे की हो। तो बेशक। वो स्ट्रेस जब हम नहीं दे सकते थे, तो कुछ ट्रेनिंग में कमी रही है, कुछ इतने सालों में उस बच्चे की आदत भी पड़ गई है कि मम्मी मेरा सब काम करेगी। पर ये है कि अच्छे से अपना बोलते हैं, और कुछ कामों के लिए जो कि जिसमें उनको ये नहीं लगता है कि ये मम्मी को करना चाहिए, जैसे अच्छा। वो काम वो करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। और ड्राइंग, कलरिंग करने में इंटरेस्ट है उनका। दिया वगैरह स्कूल में जाते हैं तो वहाँ दिया पेंटिंग भी करते हैं, मैचिंग वैचिंग ये सब कर लेते हैं आज तो। एक्सप्रेसिव बहुत हैं, अपनी सब बातें बता लेते हैं, अपने सब इमोशंस को वो समझते हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा बून है कि हाँ, कम से कम बच्चा मुझे बता पाता है कि हाँ, उसको ये चाहिए या उसको ये तकलीफ हो रही है। तो लगभग तो लगभग यही है मेरी हाँ, तो जर्नी। हाँ, बस कितने कम शब्दों में आपने अपनी पूरी बात, पूरी 22 साल की यात्रा सबके सामने रखी, हमसे साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैं जानना चाहूंगी, क्या दीप्ति जी, जब ये बच्चा हुआ, आपने कहा कि पहले तो घर वाले तो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी है, क्या इसकी जी, वजह से आपके फैमिली में कोई, आपके जैसे हस्बैंड के साथ कभी कोई इनकी वजह से, भरत की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं आई कभी? नहीं, दिक्कतें बहुत आई, दिक्कतें बहुत ज्यादा आई। और अ, जहां पर इनकी परवरिश की बात होती थी, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती थी, इमोशंस को किनारे रखकर। अ, मुझे ये लगता था कि प्यार करना अपनी जगह जरूरी है, बच्चे को सपोर्ट देना अपनी जगह जरूरी है, लेकिन अगर हम उसे आज सिखाएंगे नहीं, तो फ्यूचर में वो कैसे अपने आप को सस्टेन कर पाएगा। तो मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली उसको सिखाती थी, तो मेरे घर वाले बिल्कुल भी, उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको ये लगता था कि बच्चे को रुला रहे हैं, हम उसको रुला रहे हैं, ऐसा उनको लगता था। जी। तो ये तो मेरे इन लॉज के साथ में मेरी प्रॉब्लम रही है। ये कांस्टेंट टसल चलता था। दादी दादा को वैसे ही नहीं पसंद, उनका पोता रोएगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, नेचुरल सी बात है। मगर मेरे लिए वो जरूरी था कि हम कैसे भी करके उसको धीमे धीमे एक एक चीज तो सिखानी है। और भरत के फादर के साथ में भी काफी प्रॉब्लम्स हमारी रही। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम फीमेल्स, हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट भी जल्दी करते हैं और उसको ओवरकम भी जल्दी कर लेते हैं। हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन हम लोग बहुत प्रैक्टिकल भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मगर मेल्स इन जनरल हमारी सोसाइटी में शायद उन लोग को अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना ना सिखाया जाता है, ना
खुद से एक्सेप्ट करना सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि इनके फादर इनकी इस कंडीशन को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए और उसकी वजह से काफी उनके बिहेवियर में बहुत चेंज आया था। और काफी हद तक वो प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ी कि 2014 में फिर हम लोग सेपरेट हो गए। और अभी मैं अकेले ही दोनों बच्चों को पालती हूँ, वो अलग रहते हैं। तो हमारी पूरी लाइफ ऑब्वियसली डिस्टर्ब हुई, ऊपर मेरी नीचे फैमिली पूरी बिल्कुल, इतने डिस्टर्ब। सालों के साथ मतलब फैमिली लाइफ और उसके बाद अलग हो जाना, और कितना मतलब एक ऐसी मुश्किल के साथ अलग हो जाना कि इतनी आसान भी नहीं थी जिंदगी, और वो भी दो बच्चों के जी साथ। तो दीप्ति जी, आपने एमबीबीएस किया हुआ था, फिर उसके बाद जी आप सडनली फिर अपना साइड चेंज करके साइकोलॉजी से रिलेटेड या हीलिंग से रिलेटेड आपने कोर्सेज किए, और फिर आप काउंसलर, शायद आप एज ए काउंसलर वर्क कर रही हैं, जी अपना सेंटर जी भी चला ही रही हैं। तो जी मैं आपको सैल्यूट करती हूँ कि इतनी सारी मुश्किलों में से निकल कर आपने मतलब खुद के लिए तो रास्ता बनाया ही, अपने बेटे के लिए आप जो कर पाई, क्योंकि हमें मालूम है कि क्योंकि मैं भी इस फील्ड से रही हूँ, मैं भी स्पेशल एजुकेटर जी हूँ, कि इन बच्चों के लिए हम लोग जितनी जिसकी आईक्यू होगी, जितनी जिसकी कैपेबिलिटी होगी, पोटेंशियल होगा, हम उससे ज्यादा चाह के भी नहीं सिखा सकते, लेकिन एटलीस्ट जी हाँ जितना हम ले जा सकते हैं, जितना मैक्सिमम सिखा सकते हैं, वही हमारी सफलता है। तो मैं तो यही कहूंगी जी कि आपने इतनी फैमिली लाइफ में सफर करते हुए और अपने बेटे के फिट्स जैसी चीजें, जो फिट्स होता है, तो मैंने अपने वहाँ यही सुना, पढ़ाई में भी पढ़ा कि जो बच्चे सीखते हैं, जब उनको फिट्स आते हैं तो वो वापस उनकी लर्निंग चली जाती है और दोबारा से वो वहीं जीरो पे आके खड़े हो जाते हैं, और उनको हमें दोबारा से, क्योंकि वो इतने वीक हो जाते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे उनका सब हो गया, मेमोरी लॉस हो गया। तो जी कई बार ज्यादा नहीं होता, कुछ रेशियो होता होगा, मगर होता है। तो जी मतलब हाँ उसके बावजूद आपने जितना भी, मुझे तो लगता है जितना भी आपने किया, वही आपकी सफलता का राज है, और आप पूरी तरह सफल हैं अपने इस मिशन में। मैं कहूंगी ऊपर वाले ने आपको एक मिशन दिया भरत के रूप में, क्योंकि भरत के अगर आपके यहाँ जी हाँ नहीं आते, तो जो आपने संकल्प लिया, संकल्प डे केयर सेंटर जी हाँ खोलने का, बिल्कुल शायद वो नहीं होता। और आप जैसी संवेदनशील महिला अगर कोई ऐसा सेंटर चलाए, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद जॉब करी है दीप्ति जी, 10 12 15 साल का मेरा अनुभव है। लेकिन मैं आपको जी बताऊं, मैंने जॉब छोड़ने का मेरे पीछे कारण यही था कि मैं जहां जाती थी, मुझे लगता था कि शायद मुझे काम करने से ज्यादा कुछ और दिखावा करने की भी जरूरत पड़ रही है। तो तब मुझे लगता था कि शायद कोई ऐसा होना चाहिए जो बिना दिखावे के काम करे, मगर ये नहीं कि कोई आ रहा है तो हम बच्चों को डंप करके, और हम शो पीस बना दिया और डंप करके बच्चों को हमने जी हाँ दीवारें सजाने में लग गए। क्योंकि लास्ट टाइम मैं एयरफोर्स स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रही थी, तो वहां भी यही होता था, जी कोई विजिट हो रही है, बच्चों को किनारे कर दीजिए, आप दीवारें सजाइए, क्योंकि आ रहे हैं ऑफिसर्स, वो देखेंगे क्या है ये सब। तो मतलब ये सब चीजें मुझे नागवार गुजरी हैं, और इसीलिए मैंने वो मतलब जॉब छोड़ी, क्योंकि मैंने एक पैशन के तौर पे ये फील्ड चुनी थी। और तभी मैंने ख्वाहिश फाउंडेशन बनाई, और हालांकि तब मेरा बेटा भी छोटा था, तो मेरा ये हमेशा एक था कि मेरा बेटा जब बाहर जाएगा, एक ही बेटा है, तो तब मैं वापस से कॉन्क्रीट लेवल पे कुछ करूंगी, और तब तक हमारी संस्था कुछ छोटा छोटा अवेयरनेस के ऊपर, क्योंकि तब तो बहुत कम अवेयरनेस थी, कानपुर में इंस्टीट्यूट भी 2 3 ही थे। जी तो हाँ जी हाँ, जी तो जी उसके बिल्कुल। बाद फिर ईश्वर की कृपा से वो बनी, संस्था भी थोड़ी रिनोन हो गई, और आप जैसे अच्छे लोग भी मिले। तो आज जब देखती हूँ कि आप जैसे कुछ लोग दो एक हैं अभी भी, जो दिल से, क्योंकि वो खुद उस दर्द से गुजरे हैं, तो जब वो लोग अगर कोई बीड़ा उठा लेते हैं, तो वो अपने दर्द, जब दूसरा कोई उनका हमदर्द आता है, जिसको वो हमदर्द जिसके बन सकते हैं, तो निश्चित तौर पे जो काम आप कर सकती है, वो शायद एक आम इंसान जो कभी उस पीड़ा से नहीं गुजरा, या तो वो एम्पैथ हो, उसे एम्पैथेटिकली वो सोच पाता हो, तब तो वो कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। जितनी गहराई से आप उस पीड़ा को महसूस करके उसके ऊपर क्या एक्शन लेना बिल्कुल चाहिए, वो आप कर सकती, शायद कोई नहीं कर सकता। और दीप्ति जी, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, आप जो संकल्प डे केयर सेंटर चला रही हैं, तो इसमें जी। आपको क्या लगता है कि आपको कहाँ पर मुश्किल आती है उसको चलाने में, कहाँ पर कोई कमी महसूस होती है कि ये चीज और होती है, ऐसा कुछ और होता तो ये मैं सेंटर और अच्छे से चला सकती।
सबसे पहले तो जैसा आपने कहा कि साथ में काम करने वाले लोग, ऑनेस्ट लोग मिल जाएं, ऐसे लोग मिल जाएं डेडिकेटेड, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक आदमी अकेले तो नहीं कर सकता है। बिल्कुल। इस समय मेरे पास 15-16 लोगों का स्टाफ है, मगर वो स्टाफ स्टाफ ही है ना। समझ वो सकती हूँ, मेरे कहने से, क्योंकि मैंने देखा है, बिल्कुल वो चीज से मैं गुजरी हूँ। मेरे मेरे कहने से वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और बहुत बच्चों से लगाव भी है। मैं स्टाफ जब मैं टीचर्स रखती हूँ तो मैं उनकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा उनका डेडिकेशन देखती हूँ। तो बेशक। डेडिकेटेड तो है बच्चों के प्रति, उनका रवैया, उनके इमोशंस, फीलिंग्स जरूर हैं, लेकिन फिर एक्सपोजर नहीं है। तो आगे बढ़ने में मुझे वो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि मैं कहती हूँ तो काम होता है, मैं नहीं कहूंगी तो शायद काम नहीं होगा, या कुछ उसका स्तर नीचा हो जाएगा, जो कि फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और शायद यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बाकी रिसोर्सेज ऑफ कोर्स होते ही हैं। जगह की हमको बड़ी प्रॉब्लम रहती है, शहर में बड़ी जगह मिल पाना बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल। और शहर के बाहर अगर हम लेते हैं कोई जगह, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में लेते हैं, तो फिर ट्रांसपोर्ट कन्वेंस बहुत वगैरह लग बच्चों जाता का, है। हाँ, वो सब अरेंज करना वो बहुत चैलेंज होता है। तो ये चीज दिक्कत है। तो हम पिछले 13-14 साल से जो कर रहे हैं काम, तो हम रेंटेड प्लेस पे ही कर रहे हैं। और उसकी लिमिटेशन है कि हम उसको कितना यूटिलाइज, कोई भी प्लेस है हम उसमें अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हम अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो हमारे पास जगह नहीं है। जैसे मेरे पास ज्यादा बच्चे इस समय, बड़े बच्चे हैं, 14-15 साल से ऊपर वाले बच्चे ज्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, और एक उनको लाइफ लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट उनके लिए कुछ होना चाहिए। तो मगर उसके लिए स्पेस चाहिए हमको। हम अगर 4 वोकेशंस भी करते हैं तो हमें 4 बड़े कमरे चाहिए, वो नहीं है मेरे पास। तो वो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। तो जो फंड्स वगैरह तो खैर हो ही जाते हैं। तो मेन मेरा एक स्पेस का लिमिटेशन और एक वर्कफोर्स का लिमिटेशन, ये दोनों ज्यादा बड़े चैलेंज है मेरे दीप्ति सामने। जी, आपने क्या कभी गवर्नमेंट एड के लिए अप्लाई किया क्या? नहीं किया है। जो सिस्टम गवर्नमेंट का समझ में आता है ना, उसमें कर पाना मुझे लगता नहीं कि मेरे लिए, मेरे जैसे इंसान के लिए संभव है कि मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती हैं तो उसका कितना परसेंट हमको वाकई में मिलता है, और फिर वो फंड्स कैसे मैनेज किए जाते हैं, वो शायद हाँ जी, मैं भी कोई जानती हूँ, उससे है ना, वाकिफ है कहता हम कोई सब। नहीं है, लेकिन हाँ लेकिन हाँ पता हाँ। सबको है। तो वो चीजें करने के लिए मैं राजी नहीं हूँ, इसलिए उस सिस्टम में तो मैं नहीं गई हूँ कभी। चलिए, ये भी बड़ी बात है कि आप अपने दम पे अकेले लगी हुई हैं, और आपका व्यवहार भी ऐसा है, आपका इतना सर्कल अच्छा है कि आई डोंट थिंक कि आपको फंड की कोई कमी होती होगी। दीप्ति जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वोकेशनल के लिए, हाँ वाकई मेरे नज़र में भी, क्योंकि मैं, मेरा भी अपना एक ख्वाहिश जब मैंने बनाया था, इसीलिए मैंने इसका कुछ नाम नहीं सोचा, मैंने अपनी संस्था का नाम सिर्फ ख्वाहिश रखा, क्योंकि मुझे लगा मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं कुछ इन लोगों के लिए कर सकूं। और मतलब क्या इन लोगों के लिए मैं क्या करूं, खैर ऊपर वाला ही करवाता है, हम सब कुछ नहीं होते करने वाले, लेकिन उनकी ख्वाहिशें बिल्कुल और हमारी ख्वाहिशें जब मिल जाए तो फिर मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा कुछ निकल के बाहर आता है, रिजल्ट। तो उस वक्त बिल्कुल। मैंने जितना, मतलब जब मैं वर्किंग में थी, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ज्यादातर पेरेंट्स का मुझे एक पेन नजर आया कि हमारे बाद हमारे बच्चे का क्या। हम्म, जी। तो वो मुझे लगता है सिबलिंग भी हों फिर भी, क्योंकि सिबलिंग की अपनी बाद में परिवार बनता है, चाहे बेटा है, उसका भाई है तो भाभी आएगी, बहन है तो दामाद आएंगे आपके। तो मतलब फिर भी चले, बेटी तो उधर जाती, भले ही बेटा इस घर में भी रहे स्टिल, क्योंकि उसकी फैमिली भी होती है, तो पूरा टाइम हो सकता है वो उनको उतना अटेंशन ना दे पाए या उतना उनके लिए जी। ना कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए 2 तरह की प्लानिंग
हम करते हैं, एक तो अपने सेंटर में मैं बहुत इंसिस्ट करती हूँ बच्चों का बिहेवियर मैनेज करने के लिए, और वोकेशनल ट्रेनिंग या उस ग्रुप के वोकेशनल ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको डोमेस्टिक स्किल्स में ट्रेनिंग हम बहुत देते हैं। जैसे कि बिस्तर लगाना, कपड़े तहाना, सब्जियां काटना। उसके पीछे गोल ये है कि वो बच्चा जहां कहीं भी रहे, अगर वो घर के 4 काम करेगा तो जनरली लोगों को शायद तकलीफ नहीं होगी उस तरह के बेशक। बच्चे को सपोर्ट करने में। और उसका बिहेवियर अगर इस तरह का होगा कि वो सबसे अफेक्शनेट रहेगा और सबके साथ में अच्छे से ऐसा प्यार होगा। से बात करेगा, तो इस तरह के बच्चे को हर कोई अपने सिस्टम में अडॉप्ट कर सकता है। तो एक तो उस तरह से बच्चे को तैयार करना कि फ्यूचर में वो जिस भी घर में, जिस भी परिवार में, जिस भी जगह पर रहता है, वो वहां पर फ्रूटफुली एंगेज रहे, और लोगों को उसकी वजह से कोई तकलीफ ना हो, बल्कि लोगों को उससे प्यार मिले और उससे थोड़ा सपोर्ट मिले, तो सब करेंगे, रखने को राजी होंगे। एक तो ये है। दूसरा, एक रेजिडेंशियल सेंटर बनाने की मेरी बहुत इच्छा है। और जैसा सब पेरेंट्स का होता है वैसा मेरा भी है कि मेरे बाद भरत का क्या। और उसकी बहन है जो कि बहुत सेंसिटिव है और आगे चल के कहती है कि मुझे साइकोलॉजी में भी पढ़ूंगी और मैं भी मम्मी आपका ही काम, इसी काम में आगे अरे वाह, क्या बात आपका है। काम बढ़ाऊंगी। हाँ, तो लेकिन अगेन उस पर कोई फोर्स में नहीं डाल सकती हूँ। वो एक बेशक। अभी छोटी है, इमोशंस में होके कहती है, वो नहीं, आगे मान चल लीजिए के वो उसकी करे जो भी, मान लीजिए वो करे भी, लेकिन ईश्वर जी करे अच्छा उसको स्पाउस मिले जो एडजस्ट करे, बट स्टिल अगर कहीं भरत की वजह से उनकी फैमिली में प्रॉब्लम आएगी तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? नहीं, फिर उसकी हाँ। जिंदगी है। हाँ, वही वही। मेरा बच्चा है, मैंने पैदा किया है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसके साथ में एडजस्ट करती हूँ। मगर उसको, बेटी को एडजस्ट करने की कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। वो अपनी बिल्कुल जिंदगी को पूरी तरह से जिए, खुल बिल्कुल। के जिए, ये उसको वो कंडीशंस प्रोवाइड करना भी मेरा ही फर्ज है ना। तो फिर मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि भरत की वजह से उसको कहीं पर भी लिमिटेशन हो। तो एक रेजिडेंशियल सेंटर का मेरा सपना है, और मन में प्लानिंग है। देखते हैं कब कैसे हो पाता है, क्या हो पाता है। फिलहाल तो बेटी मेरी 10th में है, उनका 12th हो जाए, उनका कोई रास्ता एक सेटल होगा, फिर सोच सकते हैं हम कि आगे और एक्सपैंड करें और इसके इसीलिए लिए मैं ये कह कंक्रीट रही प्लानिंग थी, करें। जो आपने बेटी की अपनी बात बताई कि बेटी ऐसा बोलते हैं आपके, इतनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहती हैं, या इतनी जिम्मेदारी भी इतनी कम उम्र में उनके अंदर है कि मैं ये करूंगी ताकि मैं भैया के देखभाल कर पाऊँ या यही काम आपके काम को आगे बढ़ाऊं। तो इसके लिए तो मैं आपको ही क्रेडिट देना चाहूंगी, क्योंकि ये सारा क्रेडिट माँ को ही जाता है कि वो कैसे संस्कार अपने बच्चों में बोती है। तो मुझे लगता है ज्यादातर माएँ यही करती हैं। हाँ, लेकिन बाकी घर का माहौल अगर खराब हो, या माँ ही कई बारी ना वो संस्कार, या माँ दे भी संस्कार, तो कई बारी बाहर के वातावरण का ऐसा असर पड़ता है कि बच्चे थोड़ा विमुख हो जाते हैं, जो उनको दिया गया है उसके विमुख चले जाते हैं। लेकिन खैर ये तो जिंदगी के राजकाज हैं, चलते रहते हैं। नहीं, बाकी इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी जी कि संस्कार तो हर माँ अपने हिसाब से देती हैं, और बच्चे की जिम्मेदारी के प्रति मतलब उसको जागरूक भी करती हैं। मगर एक्सेप्टेंस जो होती है ना, एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, या वो बिल्कुल सच वो जब बोला। तक हमारे अंदर, ये मदर्स के अंदर, पेरेंट्स नहीं के अंदर होगा, नहीं हाँ। आएगी, तब तक हम सिबलिंग्स को नहीं दे सकते हैं। एक मजबूरी में स्वीकार करना कि अब भगवान ने दे दिया है तो अब क्या कर सकते हैं, कोई बिल्कुल चारा नहीं है, वो एक अलग बात होती है। और उसको खुशी खुशी स्वीकार करना, उसमें अपनी अच्छाई ढूंढ के उसको एक्सेप्ट करना, वो एक अलग बात होती है। तो अगर मैं मेरी बेटी में इस तरह के संस्कार आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने भरत के होने में, भरत की तकलीफों में एक पॉजिटिविटी ढूंढी है। बेशक। और मैं ये मानती हूँ कि जैसे स्पेशल चाइल्ड इन बच्चों को कहते हैं, तो वैसे ही हम लोग स्पेशल पेरेंट होते हैं। बेशक बेशक। और मुझे लगता है कि इस समय सैकड़ों डॉक्टर, हजारों डॉक्टर हैं कानपुर में। मैं भी एक अगर नॉर्मल मेरी लाइफ चल रही होती तो मैं भी उन्हीं की तरह उन हजारों में से एक होती। अभी मैं अकेली हूँ,
और अनोखी हूँ। तो ये स्पेशल जो दर्जा मुझे मिला है ये सिर्फ भरत की वजह से मिला है। मेरी लाइफ को एक डायरेक्शन मिला है, जो मुझे लोगों का सपोर्ट और रिस्पेक्ट मिलती है वो सिर्फ भरत की वजह से मिली है। और कई बार मैं मजाक मजाक में भरत को गुरु जी भी कहती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सिखाया है। बहुत कुछ सिखाया हाँ, है जी। कहते भी एक कहावत भी है ना कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो वाकई हाँ बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। सिखाया है आज भी आपको। आ, मेरा एक तरह से कहिए कि आध्यात्मिक गुरु भी भरत है। कि आध्यात्म ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान और ये वो है। नहीं, मैं समझ आध्यात्म एक, सकती, हाँ, है ना, वो अलग, वो उन लाइफ उन स्टाइल है, वैल्यूज, वो लाइफ स्टाइल हाँ है उन बिल्कुल, हाँ। वैल्यूज के साथ में अपनी जिंदगी को जीना, वो वही आध्यात्म है। तो मेरी पेशेंस में बहुत गुस्से वाली और बहुत चिड़चिड़ी और बहुत एरोगेंट काइंड ऑफ। क्या नहीं, एरोगेंट नहीं, बहुत जल्दी परेशान हो जाने वाली अच्छा, और पैनिक हो जाती थी बहुत जल्दी। हाँ हाँ, बहुत बहुत मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं था। और अब भरत की वजह से धीमे 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 ट्रेनिंग में अब ऐसा आ गया है कि कितनी भी परेशानी होती है मेरे चेहरे पे नहीं दिखता है कि क्या हो रहा है, या कुछ भी हो जाता है मेरे अंदर में एक स्थायित्व रहता है, एक स्टेबिलिटी आ गई है कि जो भी है, जो कुछ भी होगा सब हैंडल हो जाता है, सब चीजें अपने आप चली जाती हैं। एक डिवाइन पे सरेंडर का भाव आ गया है। और कभी अगर परेशान भी मैं हुई, अगर भरत ने बहुत कुछ परेशान कर रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, कभी चिल्लाते भी हैं, तो अगर मेरी आवाज इतनी सी भी ऊंची हुई तो वो दुगनी ऊंची करता है। तो मुझे और तुरंत सिग्नल मिल जाता है कि मुझे अपने आप को शांत रखना है, मुझे अपने आप को शांत रखना है। तो इस तरह से वो मेरे गुरु है ही है वो। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और दीप्ति जी, मतलब मैं तो यही चाहूंगी कि हम लोग हमेशा ऐसे ही, जो हमारी पीड़ाएं हैं उनमें से एक, जो हम क्या पॉजिटिव, क्या एक रोशनी निकल रही है उसमें से, उसको पकड़ के, एक किरण जो रोशनी की दिख रही है उसको पकड़ के हम किस तरह बिल्कुल। पूरा सूरज उगा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है आप जैसे लोगों से हमें सीखने की जरूरत है। और जो आपने कहा ये हॉस्टल वाली बात, उनके एक रेजिडेंस होना चाहिए उनका, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे ख्वाहिश का भी यही उद्देश्य रहा है। और मैंने इसी उद्देश्य को हमारा लॉन्ग टर्म गोल ही हमने ये लिया था कि इन बच्चों का पेरेंट। अब ये मीटिंग एंड हो रही है, अब हम दूसरी वाले में एंटर करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो दीप्ति जी मैं ये कह रही थी कि ख्वाहिश फाउंडेशन का भी, क्योंकि मैं, मुझे याद है तब मैं भी बहुत यंग थी, ऐसे ही 20 21 22 साल की, जब मैंने ये ट्रेनिंग की थी और ये फील्ड ज्वाइन किया था। मुझे याद है कि मैंने अपना एमए पेंटिंग से, उस वक्त कानपुर के यूनिवर्सिटी में बहुत डिले हो जाया करते थे सेशंस, तो वो मैंने छोड़ के जी फिर मैं डिप्लोमा करने चली गई थी। NIMH का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर था लखनऊ में, वहाँ से। तो मतलब तब मैंने ज्वाइन किया। तो लेकिन मैं हमेशा, एक मिसेस मीरा नरोना है स्पास्टिक सेंटर में, तो वो उनसे मैं, वो आज गवाह है उस बात की कि मैं हमेशा उनसे कहती थी, दीदी मेरा मन करता है कि ऐसे बच्चों के लिए मैं घर बनाऊं, काश बताओ मैं कर सकती हूँ क्या। तो वो कहती थी हाँ क्यों नहीं अलका, वाई नॉट, तुम जरूर करोगी। तो देखिए, मतलब वो सपना लेके, अब हालांकि उम्र बढ़ती है तो थोड़ा सा लगता है शायद मैंने अनरियलिस्टिक भी देखा या सोचा, क्योंकि काफी सालों से, मैंने बताया आपको, ये फील्ड एक तरह से, मतलब प्रैक्टिकली, मतलब कॉन्क्रीट लेवल पे मैं कुछ नहीं कर रही थी इस फील्ड के साथ, इन बच्चों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। हालांकि स्पेशल ओलंपिक्स के साथ भी मेरा जुड़ाव रहा, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्पोर्ट्स की। तो कानपुर में जब मैं एयरफोर्स स्कूल के अंदर थी, तभी फर्स्ट टाइम वहाँ स्टार्ट कानपुर में ये हम लोगों ने करवाया था। और फिर बाद में 2011 से मैं उससे भी डिस्कनेक्ट हो गई। लेकिन हाँ, ये था कि मैंने संस्था बनाने के बाद, ख्वाहिश के बाद, अवेयरनेस, जैसे मैंने बताया उस वक्त अवेयरनेस की बहुत कमी थी, तो जो अवेयरनेस जी के ऊपर मैं लगातार कुछ ना कुछ करती रही। फिर इसी दौरान मेरा लिटरेचर से भी जुड़ाव हुआ, तो वो थोड़ा मैंने कहा चलो किसी बहाने संस्था में कुछ होना चाहिए ताकि संस्था को लोग जी जानते रहें। तो मैं बहुत, मुझे खुशी है कि हम दोनों के विचार इस जगह पर कम से कम मिलते हैं। और आपके क्या, मतलब ये तो खैर हर पेरेंट का ये है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, हमारे बाद क्या, ये सवाल तो हर पेरेंट के लब पे बिल्कुल। मुझे मिला, है ना। चाहे मैं काम कर रही थी जी तभी, हाँ। अभी मैं इंटरव्यू ले रही हूँ तब भी, तो कोई ना कोई है। और इसके अलावा एक और जो बहुत मुद्दा आता है कि मान लीजिए जैसे भरत हैं,
तो हो सकता है कि जी आपको लगता हो कि हालांकि आपने बोला कि अपने काम के अलावा कोई और काम होगा तो वो करने के लिए तैयार है, तो अपनी हम्म, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम वही वाली चीज़ है, जैसे आप भी जानती होंगी शेल्टर्ड वर्कशॉप्स होते हैं, तो ये था कि जी हाँ इनको भी हाँ कोई काम मिले जो इनके लेवल का हो, या मान लीजिए कोई बच्चे जैसे भरत टाइप के जो एडल्ट्स हैं जिनको कि जी हाँ हमेशा सुपरविजन की ज़रूरत है या इस तरह के प्रॉब्लम्स है, फिट्स हैं, तो मुझे लगता है इनके लिए एक शेल्टर्ड वर्कशॉप जैसा होना चाहिए। और ये बात मैं आपसे बिल्कुल ज़्यादातर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप उस फील्ड में हैं, काम कर रही हैं, और मेरा ये सौभाग्य है कि आप कानपुर में हैं। तो निश्चित रूप से जब कहते हैं ना कि सपने मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो, और शायद मुझे लगता है मैं आपसे पहली बार जब मिली, जब स्पेशल ओलंपिक्स के सिलसिले में ही हमारी बातचीत शुरू हुई थी, जी हाँ तो हाँ तभी बिल्कुल से एक कहते हैं कि भले ही हमने बहुत ज्यादा बातचीत ना की हो, कभी हमें बहुत ज्यादा दोस्ताना जिसे हम कह सकते हैं नहीं रहा होगा, मगर कहीं ना कहीं वो एक हम लोगों का ऑरा मिलता था, हम लोगों के ग्रह नक्षत्र जिसे जी कहते हैं बिल्कुल मिलते थे, तो कहीं ना कहीं मेरे बिल्कुल। को और इसमें ना मिल पाने का या ना बातचीत होने में मेरा ज्यादा श्रेय है, क्योंकि भरत की वजह से हम बहुत और अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सोशल हम रहे नहीं हैं। जी जी तो जी, नहीं नहीं, अदरवाइज आई नो, लेकिन आप सोशल भले ना रही हो लेकिन सोशल काम बहुत करे हैं आपने, ये मैं देख रही हूँ। तो निश्चित रूप से मैं आपसे मतलब ऊपर वाले की तरफ से कहूँगी कि ये वादा करती हूँ और कि मैं कोशिश करूँगी अपनी पूरी कि आपके जो भी ख्वाब हैं वो पूरे हों, और मैं जिस रूप में भी उनमें सहयोगी बन पाई, क्योंकि आप कानपुर में हैं। भरत आए हैं लगता है पीछे जी से, आइए जी भरत। आओ। हेलो, खांसी की दवा पीनी है? हाँ जी क्या बात है, दवा पीनी है तो बता तो देते हैं कम से कम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ये मैंने जैसा कहा था कि अपनी बात कह देना बहुत बड़ा मेरे बहुत लिए बड़ी सहायता बात हो है, जाती सच बात है। है। आइए आइए। हेलो भरत, नमस्ते। आंटी को नमस्ते। 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 नमस्ते बोलो। आंटी नमन वेरी गुड। और भरत को खांसी आ रही है क्या? खांसी की दवा पीना है। हाँ, मैं समझ गई, खांसी की दवा पीना है। तो अभी कौन पिलाएगा, भाग्या खांसी पिलाएगी? की दवा पीते हैं। बिल्कुल, देखो आंटी को भी खांसी आ गई खांसी की दवा का नाम सुन के। खांसी की दवा पीने जा रहे हैं। गुड बॉय, चलिए आप खांसी की दवा पी के आइए, ठीक है, ताकि खांसी नहीं हाँ आए। हाँ, बाय बाय। बाय कर दीजिए। बाय। बाय बाय। बाय बाय चलिए, भरत तो बिना बुलाए ही आ गए ये अच्छा हाँ हुआ हाँ, कम से कम ये हमारे जो बच्चे हैं, ये हमारे, अब तो खैर हम भरत बड़े हो गए हैं तो बड़े भी हो गए, लेकिन अपनी जी बात एटलीस्ट बता लेते हैं, ये बड़ी बात है। तो मैं ये कह रही थी दीप्ति जी जी हाँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि आप कानपुर में हैं, करीब में हैं, और मेरा भी ख्वाब है कि कानपुर में कुछ ऐसा हो जो मतलब कम से कम कानपुर जब कुछ होता है, जैसे दिल्ली में कुछ होता है तो उसके आसपास की जगहों के लोग वहां पहुंच जाते हैं, ऐसे ही अगर कानपुर में बिल्कुल होगा तो यहाँ के आसपास के गांव, आसपास के जो छोटे कस्बे हैं, वहां से भी लोगों को बड़ी सुविधा हो जाएगी कि अगर इस तरह का कुछ खुलता है तो वहां पर आने के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल निश्चित रूप से मैं चाहूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम लोग जो भी कर सके साथ में मिलके करेंगे। और दीप्ति बिल्कुल। जी आपकी गाइडेंस रहेगी तो हम जरूर कर पाएंगे। अरे मेरे पास नहीं उतना एक्सपोजर नहीं, मेरे पास देखिए करने की इच्छा बहुत है और मैनेजमेंट स्किल्स जरूर हैं, लेकिन मेरा एक्सपोजर उतना नहीं है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सोशल नहीं हूँ, बहुत बाहर जा नहीं पाती हूँ भरत को इस कंडीशन में छोड़ के। जी जी तो बहुत एक्सपोजर नहीं है। तो आपकी तरफ से अगर मुझे वो गाइडेंस मिलेगी तो डेफिनेटली मैं कर पाऊंगी बिल्कुल शायद। बिल्कुल, मेरा मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे मिली, और आपके थ्रू भी अगर वो सपना पूरा होगा तो मुझे लगेगा कि हाँ, हो गया, क्योंकि होना, मेरा बिल्कुल अपना मानना है कि काम होना चाहिए, कोई भी करे, बिल्कुल
है ना। तो बिल्कुल, मैं जरूरी करूं नहीं या है, आप हाँ आप करें, करें, कोई भी करे, बस काम होने से बिल्कुल मतलब होना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। अल्टीमेटली एम हमारा होना चाहिए कि जो लाभान्वित होने वाले उनको लाभ मिले, है ना। और दीप्ति जी, मैं जी अब इस वक्त भाव्या से भी मिलना चाहूंगी क्योंकि इतनी प्यारी बच्ची है। और भरत अगर वो जी, आ एक सके तो एक जी। जी, एक एक मिनट। हाय भाव्या। हाय, नमस्ते आंटी। कैसे बच्चे? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी। और भैया के साथ आपकी तो सुना है बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हाँ, काफी अच्छी। अच्छा, जब आप छोटी थी तो भैया शैतानी करते थे, तब आपको उनसे झगड़ा करने का मन होता था या उस वक्त से आप समझदार हैं? नहीं, मैं यूजुअली तो हेल्प करती थी उसकी शैतानी में, तो ओह! मिलके करते थे हम लोग। ये अच्छा है कि मिलके शैतानी हाँ। करते। मतलब मम्मा को दोनों लोग मिलके छकाते थे, हाँ। हाँ। गुड 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 गुड। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप पढ़ रही हो, भैया ने डिस्टर्ब किया हुआ क्या आपको? हाँ, काफी टाइम होता है, बट वो फिर मैं उसको थोड़ा मैनिपुलेट करके मैं उसको समझाने लगती हूँ चीजें, तो वो मेरे को ही बेनिफिट करती है फिर। तो अभी तो जैसे चलिए आप मैनिपुलेट कर लेती हैं, समझा लेती हैं, बड़ी हो गई हाँ। हैं थोड़ा। लेकिन बचपन में हम्म। जब अगर ऐसा करते हो, कभी आपकी कॉपी छीन के ले गए, कभी कुछ किया, नहीं पढ़ने देना है, देन तब आप क्या करती थी? कॉपी तो ऐसा छीनी नहीं है, बट हाँ, कुछ होता था तो मैं मम्मी से कहती थी, तो मम्मी उसको ले जाती थी फिर। तो कभी आप जैसे बाहर आप लोग जाते थे, कभी पार्टी वगैरह में गए, कभी कहीं जाते थे साथ में ना, भरत के साथ आप लोग, हम्म। तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जो आपको अच्छी ना लगी हो, किसी ने कुछ ऐसा हाँ, कहा हो, तो आपने उस पे कैसा रिएक्ट किया, क्या रिस्पॉन्स किया? गुस्सा आती थी, फिर ये भी लगता था कि कैसे लोग हैं, समझदार नहीं है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है दूसरे के लिए। तो आपको क्या लगता था उस वक्त आप इनके साथ क्या करना चाहिए, मतलब लोगों को किस तरह समझाना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। समझाना तो एक्सपोजर ही दे सकते हैं ऐसे लोगों को, तो ताकि उन्हें भी थोड़ा समझ में आए। तो आपको मैं एक बात बताऊं भव्या कि ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जब तक वो उनके बारे में पूरी तरह जानेंगे नहीं, अवेयर नहीं होंगे, तब तक उनके थॉट्स नहीं, थिंकिंग नहीं चेंज होगी, और वो इसी तरह से आज भरत के साथ या कल कोई और मिलेगा उसके साथ वो यही करेंगे, टीज करेंगे, कमेंट्स करेंगे, है ना। तो हम्म। इसीलिए मैं बताऊं, मैंने जब मेरी भी एक अपने एनजीओ है ख्वाहिश फाउंडेशन, तो मैंने अवेयरनेस के प्रोग्राम्स शुरू किए थे उसमें। तो स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते थे हम लोग कि भाई ये देखिए इनके पोटेंशियल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कमी दी है ऊपर वाले ने तो इनके अंदर कुछ भी करने का क्षमता नहीं है। और ये जो आज हमने जो अभी दोबारा से, बीच में थोड़ा गैप हुआ, लेकिन अभी वापस से हमने जो ये शुरू किया है ये प्रोग्राम भी, ताकि ये दूर तक लोगों तक पहुंचे। इसके अलावा बच्चे एक हमने शुरू किया है लेट्स इंक्लूड करके अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें कि मैं चाहती हूँ कि आप जैसे बच्चे जो खास करके जिनके खुद के भाई बहन हैं ऐसे, वो उसके एक तरह से टॉर्च बेरर बने, वो उस कैंपेन को लीड करें, तो वो उस मैसेज को वहां से लेके आगे तक जाए, है ना। तो हम्म। इसके लिए क्या है कि हमने अभी आगे से एक लेट्स इंक्लूड करके अपनी फेसबुक पेज है हमारा ख्वाहिश फाउंडेशन का, तो उस पे भी हमने मंथली एक इवेंट शुरू करा है लेट्स इंक्लूड करके ही। उसमें किसी ना किसी को बुलाते हैं ऐसे स्पेशल जो अचीवर्स होते हैं, जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम करके भी बहुत कुछ अचीव किया है,
इंटरनेशनली गोल्ड मेडलिस्ट हैं स्पेशल ओलंपिक्स के। उनके जैसे पेरेंट हो गए, जैसे आप जैसा एक आया एडल्ट उनके साथ, जो बच्चा आया जो रेगुलर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, समझ रहे हैं, लेकिन मिनिमम 10th के हों 12th के हों ऐसे, ताकि वो उनकी बात को समझ सके और अपनी बात कह सके। तो आप लोग जब आओगे सामने और अपनी बातें बताओगे और बोलोगे, और वो लोग भी आगे दिखाएंगे कि नहीं देखो हमने इसके बावजूद भी ये अचीव किया, शायद आप गोल्ड मेडल नहीं ला सकते लेकिन हम लेके आए हैं। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी में और खास करके मैं बड़ों की तो बात नहीं करती, वो जब चाहे तभी बदल सकते हैं, लेकिन अगर जो रॉ माइंड आप जैसे बच्चे हैं, अगर खास करके 8th 9th 10th से लेके, अगर हम 8 से शुरू करें 6 से लेके शुरू करें, तो जो उनके अंदर एक बीज पड़ जाता है तो आगे जाके उनकी थिंकिंग बनाने में वो बहुत काम आता है। तो अगर इस तरह के प्रोग्राम्स, ऐसी चीजें हम उनके बीच में लेके जाएं ताकि वो सेंसिटाइज हो और एक नजरिया बदले उनका, और जब उनके नजरिया हो सकता है उस वक्त तुरंत नजर ना आए वो चेंज हमको, मगर वो जो बीज हम डालेंगे उनके मन के अंदर, वो कभी ना कभी जब बड़े होंगे किसी मुकाम पे पहुंचेंगे, तो धीरे धीरे वही बड़े होके तब हमारी सोसाइटी एकदम न्यू सोसाइटी बनेगी। तो वो सेंसिटाइज होके इन बच्चों के लिए वैसा व्यवहार करेंगे। तो हम इनके लिए जो काम करना चाहते हैं, इनके लिए हम इनको जॉब देना चाहते हैं, इनको कहीं ओपन एरिया में भी, ओपन फील्ड में भी मार्केट में जाके इनको प्लेस करना चाहते हैं, तो इनके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, कम से कम आने वाली जनरेशन के लिए। तो मुझे लगता है मैं आपकी हेल्प चाहूंगी उसके लिए, लेट्स इंक्लूड के लिए। तो आप उस कैंपेन को आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों तक लेके जाएं, और भी जो कर सकते हैं, और बाकी आगे जो भी कुछ होगा वो मैं आपको दीप्ति जी के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचा दूंगी। तो अगर आई होप, मुझे लगता है 25th को शायद इस बारी हम लोग लेट्स इंक्लूड कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उसमें आए, वहाँ पे आके बातचीत करें, आके बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। ठीक है, आप आएंगी? ठीक है, तो भव्या आप उस दिन 25th को आइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। बाय। ठीक है दीप्ति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जैसे लोग मिलते हैं तो मेरा भी जो थोड़ा सा हौसला पस्त पड़ने लगता है कि पता नहीं शायद अब उम्र हो गई है, मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब आप लोगों को देखती हूँ तो हौसला वाकई दोगुना हो जाता है, लगता है नहीं, जब आपने हिम्मत नहीं हारी तो मुझे भी हिम्मत बनाए रखनी होगी, और हम सब मिलके साथ नहीं, चलेंगे। बस हाँ जी जी, एक दूसरे से ही सबको हौसला मिलता है। बिल्कुल, अकेले अकेले तो सबका पस्त पड़ने लगता है। वही तो वही सही वही, बात है। शायद इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा जी, सोशल होना भी जरूरी है क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। अकेले रह के ठीक है, आध्यात्मिकता के लिए जो आध्यात्मिक हो जाता है थोड़ा सा, तो वो अकेले भी जी लेता है, मगर जब हम कोई काम करते हैं तो हमें पूरे समूह की आवश्यकता होती है, और तब हमें सोशल होना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत अच्छा लगा बिल्कुल दीप्ति जी, बिल्कुल। निश्चित रूप से मैं शुभकामनाएं देती हूँ आपको कि आपने जो भी ख्वाब देखा है वो जल्द ही मुकम्मल हो, और आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू सो मच।